ईरान के राष्ट्रपति की हाल ही में मौत हो गई है और वो मौत हुई है एक हेलीकॉप्टर के क्रैश के अंदर। और हेलीकॉप्टर का जो क्रैश है वो हादसा था या कोई साजिश, अब दुनिया भर में यह सवाल उठने लगा है। हमने अर्ली मॉर्निंग ही आपको यह सेशन साझा किया था जब यह कंफर्म हुआ था कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं अब वो नहीं रहे और इनकी डेथ के बाद से अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने जगह लेना शुरू कर दिया है। ऑफिशियली इसे अनाउंस होने में लंबा वक्त लगा। कल रात को ही यह खबर आने लगी थी कि इनके हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई है, लेकिन उस हार्ड लैंडिंग के बाद से लेकर अभी तक इसके बारे में कोई सूचना, यानी अर्ली मॉर्निंग तक कोई सूचना नहीं आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब इसके बारे में बाकायदा ड्रोन्स के माध्यम से या फिर और खोजी विमानों के माध्यम से खोजना शुरू हुआ, तब जाकर के इसका कंफर्मेशन आया। कंफर्मेशन यह आया कि ये इस तरह से जंगलों में छत विक्षत हालत में हेलीकॉप्टर पाया गया है। जिस तरह से यह हेलीकॉप्टर आपको इस समय तस्वीरों में दिख रहा है, इसे देखकर ही समझ में आ रहा है कि इसमें कोई भी नहीं बचा होगा। और साथियों, यही कारण है कि दुनिया भर के अखबारों की सुर्खी बन गया इब्राहिम राइसी और उनके साथ में उनके विदेश मंत्री हुसैन अमीर का चला जाना। साथियों, दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई। ईरान ने भी अपनी तरफ से झंडों को बदल दिया। भारत ने भी एक दिन का कल राष्ट्रीय शोक रखा है। साथियों, चर्चा है आज के सेशन में इब्राहिम राइसी की। इब्राहिम राइसी, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1960 को हुआ, 19 मई 2024 को एक घने जंगल में हेलीकॉप्टर के क्रैश होने पर इनका निधन हो गया। ये अपने साथ अपने विदेश मंत्री को लेकर के ईरान के नजदीक उत्तर में बसे एक शहर अजरबैजान के करीब गए थे। वहां पर पूर्वी अजरबैजान जो इनका प्रांत है, वहां पर एक डैम का उद्घाटन किया और उस डैम के उद्घाटन के बाद जब इनका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ, उसके बाद नजदीकी पहाड़ों के अंदर क्रैश हो गया। इसके बाद से दुनिया को इसका मैसेज, कंफर्मेशन मैसेज अगले दिन मिला, लेकिन दुनिया कयास लगाना शुरू कर चुकी थी कि हार्ड लैंडिंग की वजह से शायद ही कोई बचा हो। जिस जगह यह हादसा हुआ वो तब्रिज नामक स्थान है जो कि अजरबैजान से बिल्कुल नजदीक है। और ये जिस हेलीकॉप्टर में सवार होकर जा रहे थे वो एक अमेरिकी निर्मित हेलीकॉप्टर बेल 212 हेलीकॉप्टर था। इस हेलीकॉप्टर के बारे में कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, कहां हुआ है, ये जानकारियां नहीं लग पा रही थी। दुनिया भर के देशों से सहायता भेजने की अपील की गई और ऐसी स्थिति में रशिया और टर्की ने अपनी तरफ से सहायता ईरान को भेजी। ईरान को भेजी सहायता में टर्की के द्वारा जो बायरख्तार ड्रोन हैं, जब वो भेजे गए तो उन ड्रोन्स ने अपने द्वारा इस घने कोहरे वाले जंगल में, जहां पर फॉग की वजह से जमीन पर देख पाना संभव नहीं था, इस ड्रोन ने थर्मल सेंसिंग से यह अंदाजा लगा लिया कि कहां पर हेलीकॉप्टर पड़ा हो सकता है। सोचिए, रविवार के दिन यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तमाम बचाव दल और राहत कर्मचारी इसे खोजने के लिए गए हुए थे। कोई भी पता नहीं लगा पा रहा था, लेकिन टर्की ने अपना बायरख्तार ड्रोन जब यहां भेजा तो वो ड्रोन यहां पर कुछ इस प्रकार से खोजने गया और खोज करके उसने फॉग में से आ रही हीट को सेंस किया और उस हीट को सेंस करके थर्मल इमेजिंग से, थर्मल सेंसिंग से यह पता लगाया कि यहीं पर कोई हादसा हुआ है। यानी इतने घने जंगल में जब ये ड्रोन घूमना शुरू हुआ तो दिख तो इसे भी नहीं रहा था कि जमीन पर हो क्या रहा है, लेकिन जमीन से उठ रही हीट को इसने सेंस किया और बकायदा एग्जैक्ट जगह बताई कि यहां पर हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है। इस थर्मल सेंसिंग के बाद ही यहां पर बचाव राहत दल पहुंचे तो उन्हें यहां पर आग में झुलसता हुआ हेलीकॉप्टर का मलबा दिखाई दिया। इस मलबे को देखकर ही अंदाजा लग गया था, जब तक डेड बॉडीज नहीं मिली थी, कि जो भी इसमें रहा होगा वो बचा नहीं होगा। और इसके बाद में वहां के लोकल मीडिया द्वारा यह कंफर्म कर दिया गया कि इस जगह पर जो भी डेड बॉडीज हैं वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। बाद में यहां पर राहत बचाव दलों के द्वारा डेड बॉडीज को इकट्ठा किया गया। अब उन्हें डीएनए टेस्टिंग के माध्यम से यह पहचाना जाएगा कि कौन क्या है। 9 सदस्य जो इसमें सवार थे उनमें से किसी के भी बचने की कोई भी सूचना नहीं है। रेस्क्यूअर्स जो थे उन्होंने इन बॉडीज को यहां से रिकवर किया और रिकवर होने के बाद में ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, जो आपसे शुरुआत में एक पोल में सवाल के माध्यम से पूछा गया था, खमेनी, उनके द्वारा इस मैसेज को पब्लिक किया गया कि हमें एक दुखद समाचार मिल रहा है कि इब्राहिम राइसी और उनके साथ साथ विदेश मंत्री नहीं रहे। इसके चलते खमेनी ने 5 दिन का पब्लिक मॉर्निंग, यानी कि 5 दिन का राष्ट्रीय शोक ईरान में अनाउंस कर दिया है।
साथियों, बताया जाता है कि इब्राहिम राइसी खमेनेई, जो कि अली खमेनेई हैं, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, धार्मिक नेता हैं, उनके राइट हैंड कहे जाते थे। ईरान ने जब पहली बार धार्मिक क्रांति देखी थी, ईरान के अंदर जो हुआ रेवोल्यूशन था, जिसके चलते ईरान के अंदर जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, जो ऑलरेडी पश्चिम समर्थित थी, उसे हटाकर धार्मिक नेताओं के द्वारा जब सत्ता को कब्जाया गया था, उस समय से राइसी और खमेनेई एक दूसरे के साथ थे। राइसी एक वकील थे, वकालत प्रैक्टिस किया करते थे, लगातार खमेनेई की गुड बुक्स में चल रहे थे। यही कारण है कि धीरे धीरे उन्हें पद और जिम्मेदारियां ज्यादा से ज्यादा दी जाती रही। खमेनेई ने इन्हें ईरान का सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, सुप्रीम जज बना दिया। और जब न्यायपालिका के अंदर ये जज बने तो इन्होंने अपने काल में बहुत सारे फैसले दिए, इतने फैसले दिए कि उनमें बहुत सारे लोगों को मृत्यु दंड दिया गया। अपने जज के कार्यकाल में राइसी के द्वारा दिए गए जो फैसले थे, उन फैसलों के कारण इन्हें तेहरान के कसाई के नाम से भी जाना जाने लगा। इनके राष्ट्रपति से पहले हुए जज के कार्यकाल में इनके द्वारा जिस प्रकार से मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए हर की सजा को फांसी की सजा में कन्वर्ट करने का जो कार्य किया गया, इसके चलते अमेरिका ने इन्हें प्रतिबंधित कर दिया। यानी वो पहले व्यक्ति थे जो कि राष्ट्रपति बनने से पहले ही प्रतिबंधित हो गए थे। अमेरिका ने जिनके ऊपर पहले ही बैन लगा दिया था। यानी कि 2019 में जब यहां की सुप्रीम कोर्ट के ये चीफ जस्टिस बने, उस दौर में इनके द्वारा दिए फैसलों के चलते अमेरिका ने मानवाधिकारों के हनन के चलते इन्हें प्रतिबंधित कर दिया कि आपने बहुत ज्यादा मानवाधिकारों का वायलेशन किया है। जो भी ईरान के अंदर मांग करने वाले या फिर मानवाधिकारों की मांग करने वाले लोग थे, उन्हें जब फांसियां दी गई तो कहा गया कि आप मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के हत्यारे हैं। तेहरान के बुचर के नाम से इन्हें जाना गया। इसके बाद में वर्ष 2021 में फिर चुनाव होते हैं और ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। तब से ये निरंतर यहां पर राष्ट्रपति के पद पर है और आज इनकी कुर्सी कुछ इस प्रकार से इनके अभाव में देखी जा रही। दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आई। दुनिया भर की प्रतिक्रियाओं में रशिया, चाइना, इन सब की प्रतिक्रियाएं रही। OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है, उनकी प्रतिक्रिया भी रही। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता की बात रही और लोग जिसे अभी तक की दुश्मनी के रूप में देख रहे हैं, जहां से हादसे के स्थान पर साजिश की बू आ रही है, वो है कि इस दुनिया की प्रतिक्रिया में अमेरिका की कोई प्रतिक्रिया नहीं, कनाडा की कोई प्रतिक्रिया नहीं, यूरोपियन कंट्रीज में यूके या फिर फ्रांस जो भी सपोर्टर ऑफ अमेरिका हैं, या फिर वो देश जो कि इजराइल को सपोर्ट करते हैं, उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं है। इनकी मौत पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। इस बीच में ईरान के अंदर अनस्टेबिलिटी को इसी कारण से समझा जा रहा है, सेंस किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी मौत के पीछे कोई जिम्मेदार हो। लेकिन फिर कॉन्स्पिरेसी जन्म लेती है और कहते हैं कि जब 3 हेलीकॉप्टर उड़े सेम जगह से, बीच में चलता हुआ हेलीकॉप्टर जो दोनों तरफ से प्रोटोकॉल लेके चल रहा है, अचानक उसी को फॉग दिखना क्यों शुरू होता है? बाकी हेलीकॉप्टर सुरक्षित कैसे निकल जाते हैं? यानी कि जब राइसी उड़े थे तो वहां से 3 हेलीकॉप्टरों ने टेक ऑफ किया, उस बीच में इन्हीं का हेलीकॉप्टर फॉग में फंसा। यह अपने आप में समझ से परे है, क्योंकि सेम हाइट पर और भी हेलीकॉप्टर साथ में निकल कर गए हैं। इसलिए बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। बड़े प्रश्नों में बड़ा प्रश्न यह भी है कि ये जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे उसका नाम बेल 212 हेलीकॉप्टर था, जो कि एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर है। और अमेरिकी हेलीकॉप्टर में इस प्रकार की दुर्घटना का होना CIA की तरफ इशारे करता है, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर अमेरिका ने लंबे समय से इन्हें नहीं बेचा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह 25-30 साल पुराना हेलीकॉप्टर रहा होगा, फिर भी अभी तक क्यों चल रहा था? आपको याद है कि ईरान के ऊपर तमाम प्रकार के पश्चिमी देशों द्वारा सैंक्शंस लगे हुए हैं। सैंक्शंस होने के चलते इनके पुराने जो हेलीकॉप्टर्स हैं, उनकी सर्विसिंग भी अब नकली प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट हैं और जो पुर्जे हैं, उनसे की जा रही है। ऑफिशियल सप्लाई अभी भी यहां पर कल पुर्जों की नहीं हो रही है। इसमें लगने वाली जो मशीनरी है उसकी नहीं हो रही है। कहा जा रहा है ऐसी स्थिति में हेलीकॉप्टर का क्रैश करना यहां पर बड़ा कारण बताया जा रहा है कि हो सकता है कि उसका मरम्मत बहुत दिन से ड्यू थी, जिसके चलते ऐसा हुआ। अब ये जो हमने आपके सामने साजिश की बात बोली, ये मैं ही नहीं, ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने भी इसी प्रकार का अपनी तरफ से आरोप लगा दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका ने लंबे समय से इस हेलीकॉप्टर की सर्विसिंग के लिए कोई सामान नहीं दिया था। संभव है कि यह उनकी एक साजिश का हिस्सा हो, इस प्रकार का बयान इनके द्वारा आया है। साथियों, ऑलरेडी ईरान के जो विमान हैं वो लंबे समय से अपने खस्ते हाल में गुजर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जब से
खamenei का शासन हुआ है, तब से यहां पर निरंतर अमेरिकी सैंक्शंस चल रहे हैं और उन सैंक्शंस के चलते अभी तक यहां के कई विमान क्रैश हो चुके हैं। लगभग 20 सालों में यहां पर 2000 लोग मारे जा चुके हैं हवाई जहाज के क्रैश होने से। और चूंकि हवाई जहाज ये ले नहीं पा रहे हैं, बड़े बड़े जो बोइंग जैसे कंपनी है ये वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, इसलिए इन्हें हेलीकॉप्टर का बड़ा क्राइसिस रहता है या फिर विमानों का भी बड़ा क्राइसिस रहता है। फाइनली इन्होंने अपने विमान बनाने शुरू किए, ईरान 140 की तरह इन्होंने अपने विमान बनाने शुरू किए, लेकिन फिर भी इनके जो हेलीकॉप्टर यूज किए जा रहे थे उसमें अधिकांश हेलीकॉप्टर अभी भी अमेरिका निर्मित थे। ईरान द्वारा अपने लेवल पर ईरान एयर और महान एयर नाम से 2 एयरलाइंस चलाई जाती हैं जो कि वाणिज्यिक सेवा के लिए या फिर आम जन के परिवहन के लिए उपयोग में ली जाती हैं। इब्राहिम राइसी अमेरिका निर्मित बेल 212 हेलीकॉप्टर में उड़ान भर रहे थे और वो अजरबैजान के पास खराब मौसम की वजह से हार्ड लैंडिंग करना पड़ा होगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। हालांकि 212 का इतिहास बहुत खराब पहले से भी रहा है। यह हेलीकॉप्टर पहले भी कुछ दिन पहले यूएई के अंदर क्रैश हुआ और बहुत सी जगह इसकी वजह से लोगों की मौत हुई है। तो हादसा और साजिश ये दोनों ही बातें बराबर चल रही हैं। कुछ हेलीकॉप्टर को दोषी देकर के हादसे को कह रहे हैं, कुछ लोग साजिश भी करार दे रहे हैं कि संभव है कि अमेरिका ने जानबूझकर ऐसा कराया हो। जब साथ में इतने हेलीकॉप्टर चल रहे थे तो फिर ये कैसे मर गए, इनका हेलीकॉप्टर ही क्यों गिरा। इन तमाम चीजों के बीच में बाजार के अंदर कयासों का मार्केट गर्म है। जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती कहना मुश्किल होगा।